वो बस एक साधारण सा कॉलेज छात्र था जिसे मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। अपनी मां के इलाज के लिए उसे खाना पहुंचाने का काम करना पड़ा, क्योंकि उसके पास इलाज के भारी खर्चों को उठाने का कोई और तरीका नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक नींद में झूमता हुआ ट्रक ड्राइवर उसे कुचल कर चला गया। उसी पल सड़क पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। न कोई अलविदा कहने का मौका, न कोई आखिरी शब्द। ऐसा लगा जैसे उसकी कहानी यही समाप्त हो गई हो। या शायद नहीं। जब गुइंजा ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब रहस्यमयी जंगल में जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसके चारों ओर एक गोबलिन और एक 2 सिरों वाला 8 आंखों वाला भयानक राक्षस घूम रहे थे, और दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई गर्मा गर्म परोसा गया शिकार हो। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर पर गंभीर चोटें थी। उसका खून बहते हुए पास ही एक नीली रोशनी से चमकते हुए पत्थर पर गिरा, जो एक प्राचीन वृक्ष के पास रखा था। उसी क्षण एक रहस्यमयी संधि सक्रिय हो गई, नोआ करार, और गुइंजा बन गया इस अनजानी दुनिया का एक गैर खिलाड़ी पात्र, यानी एनपीसी। इस करार के हिस्से के रूप में उसे एक विशेष स्थान की पहुंच मिली, एल्वन गर्म जलस्रोत, वो भी साथ में एक संगी के साथ। ठीक उसी समय दूसरी दुनिया के लाखों लोगों को एक रहस्यमयी संदेश प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपको चुना गया है हमारे अल्ट्रा वास्तविक वर्चुअल अनुभव डूम्सडे एक्सोडस में भाग लेने के लिए। बस अपनी जानकारी भरें और संधि पर हस्ताक्षर करें। राक्षसों से ग्रस्त इस संसार को बचाने के लिए आपके जैसे योद्धा की जरूरत है। किस बात का इंतजार है योद्धा? जैसा कि स्वाभाविक था, ज्यादातर लोगों ने इसे किसी नए किस्म के धोखे या ऑनलाइन स्कैम के रूप में ही देखा। एक लड़का जिसके बाल सफेद ब्लीच से रंगे हुए थे वॉइस चैट में चिल्लाया, भाई ये कितना क्रिंज स्कैम मैसेज है, बोल रहा है फुल इमर्सन वीआर और वर्ल्ड सेविंग वगैरह। बाद में पता चला कि उसके साथियों को भी वही संदेश मिला था। उफ, फिर वही स्पैम वाले प्रमोशंस। ब्लॉक करो और आगे बढ़ो। पर उसी पल एक दूसरी दुनिया में एक हक्का बक्का एल्फ स्क्रीन को घूर रहा था, जहां लिखा था करंट पार्टिसिपेंट्स 0, असंभव, एक भी खिलाड़ी नहीं। वो बड़बड़ाया, लेकिन गुइंजा के लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। ज्यादातर लोग ऐसे अजीब टेक्स्ट पढ़ते ही नहीं हैं, उसने सोचा। लेकिन उसके मन में एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो शायद सचमुच काम कर सकती थी। गुइंजा एक आम कॉलेज छात्र जिसकी जिंदगी में कभी राहत नहीं रही। बचपन में पिता चल बसे थे और कुछ सालों बाद मां को स्तन कैंसर हो गया। इलाज के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया और खाना पहुंचाने वाला सवार बन गया। लेकिन एक दिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। वही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। या शायद नहीं। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक नई अपरिचित दुनिया में पाया, असेलू महाद्वीप में। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम शिमी गांव के खंडहरों में आ पहुंचे हो, जहां कभी शिमी एल्फ रहा करते थे। हमने 300 वर्षों से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा की है। स्वागत है, चुने हुए योद्धा। गुइंजा ने चौंक कर इधर उधर देखा। रुको, क्या वो पेड़ बोल रहा है? आवाज फिर आई, मैं हूं नोआ वृक्ष का आत्मा रक्षक, शिमी जाति का मार्गदर्शक। चुने हुए योद्धा, अपने रक्त की एक बूंद नोआ क्रिस्टल पर टपकाओ और ये करार पूर्ण करो। गुइंजा अब तक सोच ही रहा था कि नोआ क्रिस्टल कौन सा है। तभी अचानक एक गोबलिन झाड़ियों से कूद पड़ा और उसके पीछे वही 2 सिरों 8 आंखों वाला राक्षसी जानवर भी झपटा। गुइंजा ने जैसे तैसे गोबलिन के लकड़ी के डंडे से बचाव किया, लेकिन वो भयंकर जानवर सीधा उसकी छाती से टकरा गया। उसका शरीर हवा में उछलकर सीधा उस नीली रोशनी से चमकते क्रिस्टल जैसे पत्थर से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी और वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया। अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने गोबलिन और राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। दांत भींचते हुए उसने गुस्से में कहा, धत तेरी, क्या मैं फिर से मरने वाला हूं? और तभी उसके माथे से एक बूंद खून टपक कर उस नीली रोशनी वाले पत्थर नोआ क्रिस्टल पर जा गिरी। और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। जैसे ही गुइंजा का खून उस चमकते नीले पत्थर नोआ क्रिस्टल पर गिरा, वो पत्थर अचानक एक तेज चकाचौंध करने वाली रोशनी में फट पड़ा। एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, नोआ संधि सफलतापूर्वक स्थापित हो गई है। उस रोशनी से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग बाहर की ओर फैली, जिसने गोबलिन और वह 2 सिरों वाला राक्षसी जानवर जोर से पीछे धकेल दिए। दोनों प्राणी दर्द में चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। तभी रोशनी के बीच से एक कोमल चाल वाली एल्फ प्रकट हुई।
उसने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, बधाई हो मेरे स्वामी, आपने नोआ संधि पूर्ण कर ली है। कृपया नोआ प्रणाली से अपना पहला मिशन स्वीकार करें। एल्फ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गुइंजा को एक स्वागत उपहार सौंपा, एक चमचमाती लीडर पोशाक जिसमें 5 बुनियादी रक्षा बिंदु, बेस डिफेंस पॉइंट्स थे और एक विशेष शक्ति ईगल आई, जो उसे किसी भी वस्तु को देखकर उसका पूरा विश्लेषण करने और आंकड़े, डेटा दिखाने की क्षमता देती थी। गुइंजा स्तब्ध खड़ा रहा। रुको, ये अचानक कहां से आ गया? उसने खुद से पूछा। तभी उसे वो पहली आवाज याद आई जो उसने इस दुनिया में जागते ही सुनी थी। उसने पूछा, क्या वो आवाज तुम थी? आखिर चल क्या रहा है यहां? एल्फ ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम धन्य हैं कि आप अंततः यहां पहुंच गए मेरे स्वामी। मेरा नाम है लिलियन, मैं शिमी एल्व्स की एक प्रतिनिधि हूं। कृपया मुझे सब समझाने दे। ये सब कुछ 500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। फिर उसने कहना शुरू किया। उस समय राक्षस राजा मुल्लन ने पूरे असेलू महाद्वीप में अपनी दानव सेना के साथ कहर मचा रखा था। उस समय कुछ योद्धा जन्म से ही विशेष शक्तियों से युक्त थे, जिन्हें नायक, हीरोज की उपाधि दी जाती थी। इन नायकों ने एकजुट होकर मुल्लन और उसकी राक्षसी सेना के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन लगातार हार के चलते उनकी संख्या घटती गई और आखिरी हार उन्हें पूर्ण विनाश की कगार पर ले आई। तब अंतिम प्रयास के रूप में शिमी एल्व्स ने एक बलिदानपूर्ण जादू किया, आर्क मंत्र, जिसमें उन्होंने घायल नायकों और जरूरी संसाधनों को नोआ क्रिस्टल में बंद कर दिया। वो क्रिस्टल सदियों तक छिपा और निष्क्रिय रहा, जब तक वो एक विशाल नोआ वृक्ष में परिवर्तित नहीं हो गया। अब गुइंजा वही व्यक्ति था जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था, चुना हुआ संविदा धारक। कृपया नायकों का नेतृत्व करें और इस महाद्वीप को अंधकार की पकड़ से मुक्त कराएं। लिलियन की पूरी कथा सुनने के बाद गुइंजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सुनने में तो सब महाकाव्य जैसा लग रहा है, पर इसमें मेरे लिए क्या है? ये कोई गेम नहीं है। यहां मैं सच में मर सकता हूं। लिलियन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शिमी के ग्रंथों के अनुसार राक्षस राजा मुल्लन के अंदर एक शक्तिशाली क्रिस्टल है, मुल्लन कोर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी एक इच्छा को पूर्ण कर सकता है, लेकिन उसकी शक्ति केवल एक शिमी वंशज ही सक्रिय कर सकता है। निसंदेह आपके पास भी कोई ऐसी इच्छा होगी जिसके लिए आप जीवन दांव पर लगाने को तैयार हों। उसी क्षण गुइंजा के मन में एक ही विचार बिजली की तरह कौंधा, उसकी मां, जो अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से जूझ रही थी। उसने गहरी सांस ली और निर्णय ले लिया, अगर उसकी मां को बचाने की एक भी संभावना है तो वो ये जोखिम उठाएगा। ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है? उसने पूछा। लिलियन ने जवाब दिया, मैं हमारी दुनिया को तुम्हारी दुनिया से जोड़ सकती हूं। यदि तुम्हारी दुनिया का कोई व्यक्ति इस संधि को स्वीकार करता है तो उसकी चेतना यहां के किसी सुप्त नायक के शरीर में स्थानांतरित हो सकती है और वो नायक फिर से जीवित हो जाएगा। उसी समय नोआ वृक्ष की 2 कलियां चमकने लगी। इसका मतलब था कि 2 लोगों ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लिलियन मुस्कुराई और बोली, तो यही है कुंजी, उन्हें भेजो जो तुम पर विश्वास करते हैं। और उसी के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। लीडर पोशाक पहनने के साथ ही गुइंजा को उसके मिशन का इनाम मिला, 50 आर्क ऊर्जा बिंदु। लिलियन ने उसे सूचित किया, आपकी वर्तमान ऊर्जा के अनुसार आप सी ग्रेड सामग्री के पात्र हैं। कृपया जादुई वेदी, मैजिक ऑल्टर की ओर जाएं और अपनी सामग्री प्राप्त करें। वो धीरे धीरे नोआ वृक्ष के एक चमकते हुए हिस्से की ओर बढ़ा और अपनी हथेली उस पर रख दी। उसी क्षण उस स्थान से तेज रोशनी फूटी, जो पूरे क्षेत्र को एक जादुई आभा से भर गई। एक सिस्टम पैनल सामने प्रकट हुआ और उसमें उसका लूट विवरण दिखाई देने लगा। एक जंग लगी हुई विशाल तलवार, एक जादुई मानचित्र और 2 ब्रेड की रोटियां। एक हल्की सी हवा के झोंके के साथ ये तीनों वस्तुएं सीधे उसकी हथेलियों में आकर समा गई। गुइंजा ने उस भारी जंग खाई तलवार को देखा। यह बिल्कुल भी आदर्श हथियार नहीं था, लेकिन फिलहाल इससे बेहतर कुछ भी नहीं था। कम से कम अब उसके पास कुछ तो था जिससे वो लड़ सके। लिलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपकी क्षमताओं में वृद्धि हुई है। यह रहा आपका अगला मिशन नोआ प्रणाली की ओर से। 1000 लकड़ियां इकट्ठा कीजिए। मिशन पूरा करने पर आपको 100 आर्क ऊर्जा बिंदु मिलेंगे। 1000, यह संख्या गुइंजा के लिए किसी भारी पत्थर जैसी थी, जैसे किसी ने छाती पर भार रख दिया हो। लेकिन मिशन तो शुरू करना ही था। वो नोआ वृक्ष के टेलीपोर्टेशन सरणी, टेलीपोर्ट अरे से बाहर निकला और हैरान रह गया। वही गोब्लिन और 2 सिरों वाला राक्षस अब एक चमकदार सुरक्षा कवच के बाहर फंसे हुए थे। यह सुरक्षा क्षेत्र नोआ वृक्ष की ओर से एक उपहार है, लिलियन ने समझाया। संधि पूर्ण होने के बाद यह 1 महीने तक राक्षसों को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। इसकी सीमा आप अपने जादुई मानचित्र पर देख सकते हैं। गुइंजा ने मानचित्र खोला और देखा कि पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए एकदम उपयुक्त जगह, वो भी बिना राक्षसों के डर के।
मानचित्र के किनारे पर उसने एक गांव जैसा कुछ देखा। शायद वो कल वहां जा सके और बेहतर उपकरणों के लिए व्यापार कर सके। तभी उसके पेट में जोर से आवाज आई, गुर्रर। उसने तुरंत पहले मिली 2 ब्रेड में से एक निकाल ली, लेकिन खाने से पहले थोड़ी झिझक हुई। पता नहीं ये कितनी पुरानी है, अभी खाने लायक है। आश्चर्यजनक रूप से ब्रेड अभी बिल्कुल ताजा लग रही थी। लिलियन ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, नोआ वृक्ष के अंदर समय पूरी तरह से स्थिर होता है। वहां रखी हर वस्तु वैसी की वैसी रहती है। ब्रेड खाते हुए गुइंजा ने मन ही मन सोचा, अब बस एक रोटी बची है। जल्दी ही मुझे एक स्थायी भोजन स्रोत ढूंढना होगा। हर बार लूट से खाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर राक्षसों ने नहीं मारा तो भूख से मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसने जिज्ञासावश पूछा, लिलियन, तुमने उन लोगों को यहां कैसे बुलाया? लिलियन ने उत्तर दिया, तकनीकी रूप से कहें तो हम उन्हें यहां स्थानांतरित नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक जादुई माध्यम के जरिए उनकी चेतना को सुप्त नायकों के शरीर में भेज रहे हैं। और यह जादुई माध्यम क्या है? गुइंजा ने पूछा। लिलियन रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, जिस समय का अनुमान था वो अब आ ही गया होगा। उसी समय गुइंजा की असली दुनिया में 2 लोगों को शिमीटेक नाम के रहस्यमयी पैकेज मिले। एक मोटा लड़का उस अजीब से उपकरण को हाथ में लिए बड़बड़ाया, रुको, वो पागल मैसेज असली था? खैर, चलो पहन कर देखते हैं। दूसरा लड़का अपने हेडसेट को निहारते हुए धीरे से बुदबुदाया, अगर ये सच में काम करता है तो शायद मैं शाओ जिया से फिर मिल सकूं। इधर असेलू में वही शाओ जिया नोआ वृक्ष के पास मलबे में कुछ खोज रही थी। गुइंजा ने मलबे के बीच से एक टूटी हुई पॉकेट वॉच, 2 दरकी हुई सिंगे और चांदी का एक कटाफटा टुकड़ा निकाला। उसकी इगलाई क्षमता ने तुरंत पहचान लिया कि ये सब कम मूल्य की वस्तुएं थी। फिर भी उसने सब कुछ समेट लिया, शायद पास के गांव में इन्हें किसी भोजन या औजार से बदला जा सके। तभी सन्नाटे को चीरती एक चीख गूंजी, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। एक फटे पुराने कपड़ों में लिपटी युवती एक बेकाबू गोब्लिन से जान बचाकर भाग रही थी। उसी समय एक पेड़ की ऊंचाई पर बैठा एक दाढ़ी वाला आदमी ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने अपनी उंगलियां चाटते हुए विकृत मुस्कान के साथ बुदबुदाया, ओ, आजाद हो गई दासी, लगता है सजा का समय आ गया है। सुना है गोब्लिन्स को इंसानों का स्वाद कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। चलो तमाशा देखते हैं। नीचे भागती हुई वो औरत अचानक एक पत्थर से टकराई और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। उसने डर से पीछे मुड़कर देखा, गोब्लिन अब उसके बिल्कुल ऊपर था। उसने उसके कपड़ों की गर्दन पकड़ी और उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, गुइंजा वहां अधमका और अपनी तलवार से गोब्लिन पर एक जोरदार वार किया। ईगलाई ने तुरंत जानकारी दी, गोब्लिन केवल थोड़ी देर के लिए झटका खाया था, वास्तव में ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। कमबख्त, इसका लेवल बहुत ज्यादा है। छुपकर हमला करने के बाद भी एचपी बस थोड़ा सा घटा। समय गवाए बिना गुइंजा उस लड़की के पास पहुंचा, उसे उठाया और चिल्लाया, चलो यहां से निकलते हैं। वो उसे खींचते हुए सुरक्षित क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ा। आखिरकार दोनों नोआ बैरियर के अंदर पहुंच गए। पेड़ पर बैठा दाढ़ी वाला आदमी गुस्से में दहाड़ा और तने पर मुक्का मारते हुए बोला, हरामखोर, वो कौन था? सब कुछ बर्बाद कर दिया। गुइंजा ने सुनिश्चित किया कि गोब्लिन बैरियर के अंदर नहीं आ सकता। फिर उसने लड़की का हाथ छोड़ दिया। वो हैरानी से पीछे मुड़ी और देखा, गोब्लिन किसी अदृश्य दीवार से टकराकर उछल रहा था। गुइंजा मन ही मन सोचने लगा, शायद सिर्फ वो लोग जो नोआ संधि से जुड़े हैं वही इस बैरियर को महसूस कर सकते हैं। जब लड़की ने उसे धन्यवाद कहा, गुइंजा ने लापरवाही से जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम इतनी खतरनाक जगह पर अकेली क्या कर रही थी? लड़की थोड़ी घबराई हुई सी बोली, मुझे ठीक से याद नहीं। मेरा नाम अन्ना है। मैं पेलिकन टाउन में स्टार्क परिवार की दासी थी। मुझे याद है कि एक दिन कुछ गिरा दिया था। मुझे लगा मालिक गुस्सा करेगा, लेकिन इस बार नहीं किया। उसने मुझे अपने साथ बैठाकर खाने को कहा और उसके बाद सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं इस जंगल में पड़ी थी। गुइंजा का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारा मालिक कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लगता है। धीरे धीरे अन्ना ने अपनी ऊपरी पोशाक हटाई और अपनी पीठ दिखाई। नील और कोड़े के निशान पूरी पीठ पर फैले थे। गुइंजा की आंखें चौड़ी हो गई। अन्ना की आवाज कांप रही थी, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। कृपया मेरी मदद करो। मुझे वहां से दूर ले चलो। मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी जो तुम कहो। अभी अन्ना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पेड़ों के पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। दाढ़ी वाला आदमी कुछ हटे कटे गुंडों के साथ लौट आया था। उसने झूठी चिंता जताते हुए कहा, अरे अन्ना, तुम यहां हो। हम तो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। बाहर बहुत खतरा है। तुमने तो हमें डरा ही दिया। चलो अब घर चलो। उसी क्षण गुइंजा ने अपनी ईगल आई क्षमता सक्रिय की और उन लोगों को स्कैन किया। ताकत, गति और रक्षा, इन सबकी क्षमताएं बहुत ऊंची थी।
ये कोई आम गांव वाले नहीं थे, बल्कि प्रशिक्षित सिपाही लग रहे थे। अगर झगड़ा होता तो गुइंजा यकीनन हार जाता। आदमी ने मुस्कुराकर गुइंजा से कहा, माना जा सकता है कि अन्ना की सुरक्षा का श्रेय तुम्हें ही जाता है, नौजवान। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा हो। तुम लिया टाउन के तो नहीं लगते। इतनी खतरनाक जगह में तुम आए किस लिए? गुइंजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं शिमी के खंडहरों से आया हूं। बस यहां से गुजर रहा हूं। पेलिकन टाउन में व्यापार करने की सोच रहा था। उस आदमी की मुस्कान पल भर को जम सी गई। शिमी के खंडहर? वो तो वीरान हो चुका इलाका है। जब तक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई वैसा इंसान यहां भटकता नहीं। फिर उसने अपने लोगों की ओर इशारा किया। क्या अजीब संयोग है, हम भी पेलिकन टाउन से ही हैं। चलो साथ ही चलते हैं। यहां रहना सुरक्षित नहीं। बिना किसी अनुमति के दो गुंडे आगे बढ़े और अन्ना के दोनों बाजू पकड़ लिए। गुइंजा ने बस देखा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। माफ करना अन्ना, लेकिन मैं कसम खाता हूं तुम्हें यहां से निकाल कर ही रहूंगा। उसी वक्त उसे एक नई साइड क्वेस्ट का नोटिफिकेशन मिला। साइड क्वेस्ट, अन्ना को बचाओ। इनाम 50 आर्क ऊर्जांक। दाढ़ी वाला आदमी अब अपने लोगों के साथ पेलिकन टाउन के फाटकों की ओर बढ़ चुका था। वहां का एक प्रहरी चिल्लाया, मिस्टर स्टार्क वापस आ गए हैं। पुल नीचे करो। पुल धीरे धीरे नीचे आया और प्रहरी दौड़कर आया। मिस्टर स्टार्क, आपको सुरक्षित देखकर खुशी हुई। सब योजना के अनुसार चला? स्टार्क ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जैसा देख सकते हो भागी हुई लौटी दी गई है। प्रहरी ने सिर झुका लिया। माफ कीजिएगा सर, वही मेरी गलती थी जो गुलाम भाग निकली। स्टार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, खुद को दोष मत दो। दिन रात ड्यूटी में गलतियां हो ही जाती है। और फिर चुपचाप उसकी हथेली में एक चांदी का सिक्का थमा दिया। गुइंजा ये सब छाया में से देख रहा था और उसकी आंखें सिकुड़ गई। तो ये सब लोग मिले हुए हैं। जब वे शहर में दाखिल हुए तो लोग मिस्टर स्टार्क का गर्मजोशी से स्वागत करने लगे। सर, आपको सकुशल देखकर राहत मिली। ऊपर से देखने पर लगा जैसे स्टार्क बहुत लोकप्रिय है, लेकिन जल्दी ही गुइंजा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उनकी आंखों में स्वागत नहीं, डर और चापलूसी थी। अचानक स्टार्क ने गहरी सांस ली और अन्ना की पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। गंदी गुलाम, खुद ही भाग गई थी तू। मैं चाहता तो तुझे मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन जान खतरे में डालकर तुझे वापस लाया और तू फिर से भागने की कोशिश करती है। गुइंजा ये सब देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि आसपास खड़े लोग भी उस हिंसा में शामिल हो गए। अच्छा किया, इस अकृतज्ञ को सबक सिखाओ। अगर मिस्टर स्टार्क न होते तो ये अब तक मर चुकी होती। इसे तो शुरुआत में ही राक्षसों के हवाले कर देना चाहिए था। स्टार्क ने घृणित मुस्कान के साथ अपने आदमियों की ओर देखा। वोल्फटूथ, स्विफ्ट क्लॉ, इसे वापस ले जाओ। जो मन में आए करो इसके साथ। दोनों गुंडे बेहुदी हंसी हंसते हुए आगे बढ़े। हां, बहुत मजा आएगा, यही गुइंजा का सब्र जवाब दे गया। उसने तलवार निकाल ली और गरजा, रुको, कोई इसका स्पर्श भी नहीं करेगा। वोल्फटूथ ने उपेक्षा से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लगता है बच्चा खुद को हीरो समझ बैठा है। स्विफ्ट क्लॉ ने जोड़ा, समझदारी से काम लो लड़के, अभी भी वक्त है, चुपचाप चले जाओ। गुइंजा ने अपने झोले से चमकता हुआ नीला पत्थर निकाला और बोला, शायद इसे पहचानते हो। दोनों गुंडों ने एक नजर डाली और जोर से हंस पड़े। ये क्या है? चमकता पत्थर? कोई खिलौना? तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। रुको, ये तो हीरो का कोर है। बूढ़ा आदमी हड़बड़ाकर स्टार के पास गया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया। स्टार का चेहरा तुरंत ही बदल गया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ गुइंजा की तरफ देखा। तो अब समझ गए न इसकी असली कीमत? गुइंजा ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है कि ऐसे और पत्थर कहां मिल सकते हैं और मैं तुम्हें सप्लाई कर सकता हूं। हर जेम के 5 सोने के सिक्के लगेंगे, लेकिन पहले अन्ना को मुझे सौंप दो। भीड़ में खलबली मच गई। 5 सोने के सिक्के? क्या तुम पागल हो? मैं साल भर में इतना नहीं कमाता। यह किस तरह का पत्थर है जिसकी इतनी कीमत हो सकती है? वोल्फटूथ भौंका, बदमिजाज लड़के, एक पत्थर के सहारे सौदा करने चला है। लेकिन स्टार्क ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और बोला, चुप रहो, तुम इसकी अहमियत नहीं समझते। फिर उसने गुइंजा की ओर मुड़ते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें 200 सोने देने होंगे। गुइंजा ने बिना एक पल गवाए हीरो का कोर स्टार्क की ओर उछाल दिया। फिलहाल इसे रखो, मुझे सिर्फ 15 दिन दो और इस दौरान कोई भी उसे छुएगा नहीं। स्टार्क एक पल के लिए चौंक गया। यह लड़का तो सचमुच गंभीर था। उसने कोर पकड़ा और पास खड़े बूढ़े आदमी विलियम को थमा दिया। विलियम, यह लड़का हमारे शहर में व्यापार करना चाहता है। इसे हमारी दुकान ले जाओ और मदद करो। विलियम की आंखों में चमक आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी आंखों से असली हीरो का कोर देख पाऊंगा।
अपनी दुकान में पहुंचते ही विलियम ने आवर्धक लेंस निकाला और कोर को ध्यान से देखा। कोई शक नहीं, यह बिल्कुल वही है जैसा कंपेंडियम ऑफ रेलिक्स में वर्णित है। गुइंजा के कान खड़े हो गए। कंपेंडियम ऑफ रेलिक्स, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसने पूछा। इस किताब में हीरो के कोर के बारे में क्या लिखा है? विलियम ने शेल्फ से मोटी सी किताब निकाली और पन्ने पलटने लगा। रिकॉर्ड्स के अनुसार करीब 400 साल पहले शिमी एल्विस ने आखिरी उम्मीद के रूप में आर्क मंत्र पढ़ा ताकि अंतिम पीढ़ी के नायकों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ठीक जब अनुष्ठान पूरा होने वाला था, तभी डेमन किंग मोलन ने हमला कर दिया और नू क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। उसके टुकड़े पूरी दुनिया में फैल गए। जिन्हें ये टुकड़े मिले उन्हें असाधारण शक्तियां प्राप्त हुई और वे हीरो बन गए। लेकिन इन टुकड़ों के साथ साथ राक्षस भी वहां आने लगे। वे जगह मौत के इलाके बन गई। बहुत कम लोग जीवित लौट पाए। जिस व्यक्ति को यह टुकड़ा मिला वही आधिकारिक हीरो बना और बाद में इसी टुकड़े को नाम दिया गया हीरो का कोर। और यह नाम किसी और ने नहीं बल्कि इस किताब के लेखक सम्राट आर्थर ने दिया था। जैसे ही गुइंजा ने आर्थर नाम सुना, उसके सिर में तीव्र दर्द उठा, जैसे कोई चाकू उसके मस्तिष्क को चीर रहा हो। क्यों इस नाम को सुनते ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी याद मेरे दिमाग को नोच रही हो? क्या यह सिर की चोट का असर है या फिर कुछ और गहरा? विलियम ने उसकी परेशानी भांप ली और पूछा, सर, आप ठीक है? गुइंजा ने जबरन मुस्कुराकर सिर हिलाया। हां, ठीक हूं। क्या आप मेरी लाई हुई वस्तुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं? मुझे उन्हें औजार और खाने के सामान के लिए बदलना है। कुछ ही देर में उसने अपनी वस्तुएं बदल ली। एक घोड़ा, औजारों का पूरा सेट, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, फावड़ा और खाने के लिए ब्रेड व स्मोक मीट। विलियम ने कहा, शाम हो गई है, क्या आप रात यहीं नहीं बिताना चाहेंगे? अंधेरा होते ही राक्षस ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। गुइंजा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मेरे पास उन्हें संभालने का अपना तरीका है। और फिर वो गाड़ी में चढ़कर धीरे धीरे ढलती शाम की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद स्टार्क दुकान के पीछे से निकला और विलियम के पास आ गया, जिससे बूढ़ा कांप गया। उस लड़के में हिम्मत है, स्टार्क बड़बड़ाया। विलियम, क्या तुम पूरी तरह पक्के हो कि वो हीरो का कोर था? अगर जरा सी भी गड़बड़ी निकली तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। विलियम ने घबराकर झुकते हुए कहा, कृपया निश्चिंत रहें मिस्टर स्टार्क, मैंने सब कुछ 2 बार जांचा है। यह किताब में दिए विवरण से पूरी तरह मेल खाता है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। स्टार्क ने चुपचाप उसे एक चांदी का सिक्का थमा दिया। ठीक है, फिर शमन, तांत्रिक को सूचित करो। हम हीरो जागृति अनुष्ठान शुरू करते हैं। विलियम ने थोड़ी झिझकते हुए पूछा, क्या हमें पहले मेयर से सलाह नहीं लेनी चाहिए, इससे पहले कि तय करें कि हीरो की शक्तियां किसे जागृत करनी है? स्टार्क का चेहरा काला पड़ गया। उस बूढ़े मूर्ख से क्या पूछना? उसने सख्त लहजे में कहा, बिल्कुल, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो जागृति करेगा। उधर गुइंशिया अपनी कार में शहर से बाहर निकल रहा था जब उसने रास्ते में कुछ सैनिकों को देखा। उनके कवच और हथियारों को देखकर लग रहा था कि वे शहर के मिलिशिया है, लेकिन वे सब थकेहारे, जख्मी और धूल से सने हुए थे। साफ था कि वे किसी राक्षस संहार मिशन से लौट रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनके नेता के पास पहुंचा, हांफते हुए बोला, मेयर साहब, बुरी खबर है। वो कलाकृति जिसे हम ढूंढ रहे थे वो स्टार्क के हाथ लग चुकी है। मेयर की आंखें फैल गई। क्या? वो उसके पास कैसे पहुंची? एक काले बालों वाले अजनबी से। उसने यूं ही स्टार्क को वो आर्टिफैक्ट सौंप दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मेयर पलटा और तेजी से स्टार्क से सामना करने निकल पड़ा। उसी समय गू पूरी रफ्तार से सेफ्टी जोन की तरफ घोड़े पर सवार था। बस थोड़ा और, जैसे ही मैं बैरियर तक पहुंचूंगा मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। तभी उसके घोड़े का पैर फिसला। उसके खूर किसी अजीब चीज से टकराए। गू की नजरें सिकुड़ गई। रास्ते में दर्जनों गोल गोल उछलती हुई जीव जंतु दिखाई दे रहे थे। गू ने ईगल आई सक्रिय किया और तुरंत उनका स्कैन किया। पूरी सड़क इन जीवों से पटी हुई थी। ये थे पफ्स, जिलेटिन जैसे मॉन्स्टर्स जो झुंड में हमला करते थे और रास्ते की हर चीज को निगल जाते थे। पफ्स की एक लहर गाड़ी से टकराई, उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया। टक्कर से गू नीचे गिर गया। कमबख्त, बहुत ज्यादा है ये। अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो गाड़ी का सब कुछ तबाह हो जाएगा। मॉन्स्टर्स घोड़े पर टूट पड़े, उसके मांस को चीरते हुए खाने लगे। दर्द से भरी घोड़े की चीखें जंगल में गूंज उठीं। गू ने दांत भींच लिए। उस घोड़े के लिए मैंने पूरा एक गोल्ड कॉइन खर्च किया था। गुस्से से भरे हुए उसने अपनी तलवार चलाई। हर वार में एक पफ ध्वस्त हो रहा था, पर वे बहुत ज्यादा थे। एक खत्म करता, 3 और झपट पड़ते। एक पफ पीछे से आया और उसकी जांघ में काट लिया। उसने पलटकर देखा, उसका घोड़ा अब पूरी तरह खाया जा चुका था और अब पफ्स की पूरी भीड़ उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी जमीन हिलने लगी और नुकीली पत्थर की कीलें
जमीन से बाहर निकल आई। दौड़ते हुए पफ्स इनकी चपेट में आ गए। तुरंत ही वे छिन्न भिन्न हो गए, चिपचिपे पदार्थ में बदलकर वही ढेर हो गए। गू ने इस शक्तिशाली जादुई हमले को देखा और मुस्कराया। आ गए वे। वाकई दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो मोटा लड़का था, एक किचड़ बॉल्स। कैसा लगा मेरा रॉक स्पेशल? हाँ। उसके बगल में एक सफेद बालों वाला आदमी था, जिसने सिर्फ एक ठंडी आवाज में कहा, चले जाओ। उस एक शब्द में इतनी भयंकर शक्ति थी कि बचे हुए पफ्स वही जम गए, डर के मारे हिल भी नहीं पाए। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे जबरदस्त ताकत के सामने हैं। वे चारों तरफ भागने लगे। मोटा लड़का खुशी से चिल्लाया, देखा युआन, कितना जबरदस्त जादू था। ये गेम तो पागल कर देने वाला है। युआन ने आंखें घुमाई। हाँ, तू तब से बड़बड़ा रहा है, पर मत भूल हम यहां क्यों आए हैं। मोटा लड़का गू के पास आया। अरे हीरो टाइप, तू ठीक है? हम एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, नाम है गूबिंग। जानता है क्या तू? गू मुस्कराया, जानता हूं, मैं ही हूं, बेवकूफ। मोटा लड़का चौंक गया। साबित कर, तू झूठ भी बोल सकता है। सुन, सुबह की क्लासेस में कभी नहीं आता, लेकिन खाना कभी मिस नहीं करता। तू टॉप लेन पर खेलता है, तेरा निकनेम है फर्स्ट ब्लड किंग, नहाता 3 दिन में एक बार, और तेरी हीरो वाली चड्डी में दाई ओर छेद है। ठीक है, ठीक है, मैं मान गया, तू ही है भाई। तभी जंगल से एक भारी गरजती हुई आवाज गूंजी। गूस का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आवाज में अब कोई दोस्ताना लहजा नहीं था। जरूर कोई राक्षस खून की गंध पकड़ चुका है। सामान समेटो, हमें खंडहरों की ओर वापस लौटना होगा। घोड़ा तो अब था नहीं, इसलिए उनके पास एक ही विकल्प बचा। उस मोटे लड़के, जिसकी ताकत बहुत ऊंची थी, को खुद गाड़ी खींचने देना पड़ा। जब वे दोबारा नोआ वृक्ष के पास पहुंचे तो गू ने कुछ अजीब नोटिस किया। वहां 4 फूल की कलियां अब चमक रही थी। उसने कहा, लगता है 2 और लोग इस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। फिर उसने अपने हाथों को मुंह पर कप बनाते हुए पुकारा, लिलियन, तुम कहाँ हो? उसने मोटे लड़के की तरफ देखा। जब तुम लोग पहुंचे, क्या कोई लड़की देखी थी? एक एल्फ? मोटे लड़के ने सिर हिलाया, नहीं भाई, हम तो सीधा उस चमकती चीज की ओर दौड़े थे, कोई और नहीं दिखा। गू की भौहें सिकुड़ गई। ये तो अजीब है, लिलियन कहाँ चली गई? तभी गू को जंगल के भीतर से एक हल्की चमक आती दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि ना गूशवाइन और ना ही युआन को वो रोशनी नजर आ रही थी। जिज्ञासा से भरा गू खुद उस दिशा में चल पड़ा। वहां जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो चमक लिलियन से आ रही थी, जो एक झील में स्नान कर रही थी। गू का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो झेंपते हुए तुरंत मुड़ा और एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने धीमे से आवाज दी, लिलियन। उसकी आवाज सुनकर लिलियन ने अपनी हथेलियां जोड़ी और एक सुंदर पोशाक तुरंत उसके शरीर पर प्रकट हो गई। वो मुस्कुराते हुए हवा में तैरती हुई उसके पास आई। स्वागत है मेरे स्वामी। गू ने सिर खुजाते हुए झेंपते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक रोशनी दिखी तो उसी के पीछे चला आया। सोचा नहीं था कि वो सब देख लूंगा। लिलियन शांत स्वर में बोली, मैं नोआ वृक्ष से ज्यादा दूर नहीं जा सकती। सिर्फ यही स्थान है जहां से मुझे इसकी जादुई शक्ति मिलती है। वही मेरे अस्तित्व को जीवित रखती है। उसी क्षण गू को अंततः समझ आया, लिलियन कोई सामान्य लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी, और दूसरों के लिए अदृश्य। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। पत्तियां उसकी हथेलियों के आर पार निकल रही थी। इस संसार में केवल आप, मेरे स्वामी, मुझे देख सकते हैं। मैं इस दुनिया की किसी भी चीज को छू नहीं सकती। गू ने जिज्ञासा से उसकी गाल को छूने की कोशिश की। सच में? मैं भी नहीं छू सकता तुम्हें? लिलियन की आंखें फैल गई। उसे उसकी हथेली की गर्माहट महसूस हुई, लेकिन दूर से गूशवाइन और युआन को सिर्फ यह दिखा कि गू हवा में हाथ फैलाए खुद से बातें कर रहा है। ये क्या कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? कुछ देर बाद गू उनके पास आया और सब कुछ विस्तार से बताया। ये भी कि एक आत्मा एल्फ हमेशा उसके साथ है, भले ही वे उसे देख न पा रहे हों। जैसे ही गूशवाइन ने एल्फ लड़की सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी कल्पना उड़ने लगी। उसने उत्साह में इधर उधर देखा और चहकते हुए बोला, मिस लिलियन, आप कहाँ हैं? मेरा नाम गूशवाइन है, लेकिन आप मुझे हैंडसम भी कह सकती है। उधर युआन ने चर्चा को वापस सही दिशा में मोड़ा। हमारा असली मकसद है उस दानव राजा मलेन को हराना। मलेन का नाम सुनते ही लिलियन का चेहरा बदल गया। उसकी नजर युआन पर टिक गई। हीरो जिस शरीर में था, वो कोई और नहीं, कॉलिंस था, और कॉलिंस को लिलियन जानती थी। कॉलिंस ने सिर हिलाया। वो सही कह रहा है, हम 3 लोग ही काफी नहीं होंगे। हमें असली खिलाड़ियों को भर्ती करना होगा, असल दुनिया के स्किल वाले ग्राइंडर्स। गूशवाइन बीच में कूदा, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे, हर फोरम पर भर्ती के पोस्ट डाल देंगे। जब हमारी टीम तैयार हो जाएगी, मलिन की गर्दन के पीछे होंगे। लेकिन गू गंभीर था, ये इतना आसान नहीं है।
मलिन ने लगभग सारे हीरोज को मिटा डाला था। हमें एक शहर बनाना होगा, व्यवस्था खड़ी करनी होगी, नहीं तो कोई मौका नहीं मिलेगा। युवा ने शांत स्वर में पूछा, अगर हम मलिन को हरा दें और तुम्हें वो क्रिस्टल मिल जाए तो क्या तुम अपनी इच्छा से खुद को पुनर्जीवित करोगे या अपनी मां को ठीक कराओगे? मुझे अब भी याद है तुम्हारी मां का चेहरा जब उसने तुम्हारे हादसे के बारे में सुना था। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। गू ने बिना झिझक के जवाब दिया, मैं ये फैसला बहुत पहले कर चुका हूं। मेरी इच्छा सिर्फ एक है, मेरी मां ठीक हो जाए।